जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग, सब हालचाल बढ़िया। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करने वाले हैं हम, जो हमारा लेक्चर तीसरा होने वाला है मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो चलिए वेक्टर स्केलर को समझने के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर हम दो तरह के बच्चों की बात करेंगे, जिसमें से एक होगा बिगड़ा हुआ बच्चा और एक है थोड़ा सा अच्छा बच्चा। ठीक है, अब आप भी सोच लीजिए आप कौन से बच्चे हो, इसे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से वाले बच्चे हो। तो यहाँ पर हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो मैं डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि वो कैसी की फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है, आप कर रहे हैं उनके मेजरमेंट के हिसाब से या कैसे उन्हें एक्सप्रेस किया जाएगा, इस तरह से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। कौन सी? एक हो जाती है स्केलर और दूसरी हो जाती है वेक्टर। बहुत बार पढ़ा हुआ है स्केलर और वेक्टर, तो समझ लेते हैं। हमारा जो स्केलर है वो कौन है? एक गंदा बच्चा। ठीक है, आप में से जो भी हो गंदा बच्चा वो स्केलर बन जाए, और जो अच्छा बच्चा हो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो ये क्या है? चलिए अब बात करते हैं कि कौन होते हैं गंदे बच्चे और अच्छे बच्चे क्या होते हैं। ठीक, तो ये जो गंदा बच्चा होता है ये घर से बाहर जाता है, तो इसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो ये इसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मम्मी अभी बाहर घूम के आया बस। इसने जगह नहीं बताई जा कहाँ रहा है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? इसने बोला मैं जा रहा हूँ बाहर घूम के आ रहा हूँ। फिर अच्छे बच्चे से उसकी मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, तो उसने बता दिया कि मैं इस वाले दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, अपने एक्स दोस्त के घर पे जा रहा हूँ या बाई दोस्त के घर पे जा रहा हूँ या कोई सामान लेने जा रहा हूँ, स्टेशनरी की दुकान पे जा रहा हूँ। इसने बता दिया, ये अच्छा बच्चा था। इसका मतलब इसने ये बता दिया कि मैं जा रहा हूँ। पहली बात इससे पूछा, बोला अच्छा कितनी दूर जा रहा है, तो बोला हाँ अभी आ रहा हूँ बस 1 किलोमीटर दूर चल के आ रहा हूँ। ठीक है, बोले कहीं भी 1 किलोमीटर दूर कहीं भी। इससे पूछा तो बोले 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, पर 1 किलोमीटर दूर जो मेरे दोस्त का घर है वहां तक जा रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसने अपनी मैग्नीट्यूड तो बताया जाने का कि हाँ कितना जाएगा, कितना जाएगा, ये भी 1 किलोमीटर बता दिया कि हाँ 1 किलोमीटर में जाऊँगा, पर कहाँ जाएगा ये बताया नहीं। ठीक, इसने बताया 1 किलोमीटर जाएगा, पर डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे वेक्टर को। यानी गंदा बच्चा क्या करता है, केवल और केवल अपना मैग्नीट्यूड बताता है, रास्ता की लंबाई बता दी कितना चला गया। ठीक है, और अच्छा बच्चा क्या करेगा, डायरेक्शन भी संग में बताएगा कि कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है, तो किस दिशा में वो कर रहा है। समझ में आया इतना? चलिए आगे चलते हैं। तो यानी स्केलर के लिए हम बात करें तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। वहीं वेक्टर की बात करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे लिए डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। अगर इनकी डेफिनेशन को लिखें तो लिख सकते हैं हम, दोज फिजिकल quantities which are described by only magnitude। ठीक, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें फिर इनको एडिशन कैसे होता है, इनके एडिशन या इनका अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है, जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? सही है, तो इनका जो एडिशन होता है उस वो फॉलो करता है एल्जेब्रिकल रूल जो होते हैं हमारे, बड़े ऑर्डिनरी एल्जेब्रिकल रूल। जैसे आप जोड़ते हैं 2 + 2 4 हो जाता है, सही है, इस तरीके से जोड़ते हैं, या 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह के जो रूल होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इनका जो ऐड होता है वो किससे करते हैं, तो ये हो जाता है रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है, तो एल्जेब्रा के रूल से इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। सही है, पहली बात इतनी समझ लेते हैं। आगे चलते हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, चलो इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are described by magnitude and डायरेक्शन। ठीक है, नहीं मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। इनको बताने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और इनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन ही चेंज कर देती है किसी भी क्वांटिटी के, डिफाइन करती है कि वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इनको कैसे ऐड करते हैं, तो इनको नॉर्मली हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं, इनको ऐड करते हैं ट्राइंगल रूल से। ट्राइंगल रूल से,
तो देखिए पहली बात समझ लीजिए, कई सारी हमारे पास अभी ऐसी क्वांटिटीज आपको बताऊंगा जिनके में डायरेक्शन तो होगी, लेकिन अगर उनमें ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं होता तब वो वेक्टर नहीं होंगी। ठीक है, अभी चलेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। स्केलर की समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा के रूल्स हम जोड़ देंगे और अलजेब्रा के रूल्स हम घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इतना समझ लिया। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपली जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी जैसे वर्क है, ठीक, हमारे पास वॉल्यूम है, मास, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऐसी कई सारी हैं हमारे पास। स्पीड की बात करेंगे तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये करंट की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे कितनी सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम बता देंगे कैसे आपको बड़े सिंपली याद कर सकते हो कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, केवल एक ट्रिक से। ठीक, तो यहाँ पर ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है, उसमें सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको नॉर्मल डब्ल्यू बना देंगे, इसको हम वी बना देते हैं, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कर देते हैं आई से रिप्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन सिंबल से। सिंबल सिंपली हमने उसको लेटर बना दिया और हमारा वो रिप्रेजेंट हो गया। इसके अलावा बात करें तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, पॉजिटिव, कहीं ना कहीं तो चली होगी। जैसे अब ये क्वांटिटी स्केलर क्यों है समझ लेते हैं। आपने कोई काम करा, फिर आप ये नहीं बताएंगे कि हाँ मैंने काम करा लेकिन इस दिशा में करा। आपका द्रव्यमान यानी मास है कि आपने बोला कितने केजी के हैं, आप बोले 50 केजी का, तो ऐसे नहीं बोलेंगे 50 केजी का ईस्ट डायरेक्शन में, 50 केजी का नॉर्थ में, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा नॉर्थ में 50 केजी का है तो बोले हाँ बता फिर साउथ में कितने का है, साउथ में 250 ग्राम का, केवल साउथ में हल्का पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड नॉर्मली आप स्पीड को देख रहे हैं तो केवल ये बता देंगे हाँ कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं बताना कि हाँ डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का, सही, करंट में नहीं होता। अब यहीं पे करंट में एक चीज़ और होती है कि वो कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट तो तार में बहता है, दिशा होती है उसकी, तो वो भी तो वेक्टर हो गया, तो भी बताएंगे वो वेक्टर क्यों नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इनको रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो क्वांटिटीज है इनको रिप्रेजेंट करना तो डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन साथ में ट्रायंगल रूल को फॉलो करनी चाहिए। ट्रायंगल रूल क्या हो गया समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी वेक्टर होगा तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि कोई उस क्वांटिटी का सिंबल होगा। मान लीजिए हम ए मानकर चलते हैं, वो कोई क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल होगा और उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं जिसका एरो का हेड होता है वो हमारे राइट साइड में होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी हमारे पास वेक्टर होगा, नीचे सिंबल होगा उसका यूनिट का, वो हमारी क्वांटिटी का, ऊपर हमारे बन जाएगा एरो, और एरो हेड होगा हमारा राइट हैंड की डायरेक्शन में। ठीक, इतनी बात सिंपल हो गई, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत करा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान देना इधर, ऐसे नहीं मजे उजे कहीं इधर मक्खी उक्खी पकड़ने बैठ जाओ कोई। इतनी हो गई हमारे पास। चलिए फिर अब इनको बात करते हैं कि ये कैसी हो सकती हैं। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। ये बात समझ में नहीं आई भैया, ये कैसे हो गया। चलो बात करते हैं इसकी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पहला सिंबल समझ में आ गया, फिर थोड़ा सा पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर एग्जांपल से कैसा हुआ। तो पहले मैं इसके जो एग्जांपल हैं, आपको केवल मैं 9 क्वांटिटीज बताने जा रहा हूँ जो वेक्टर है, और इन 9 क्वांटिटीज से आपको जितनी निकालना चाहो उतनी निकाल सकते हो। कैसे, सब वेक्टर याद हो जाएंगे केवल 9 से। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, फील्ड, वेट, और इसके बाद हमारे पास हो गया टॉर्क। तो गिनिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल हमारे पास 9 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। ये 9 क्वांटिटीज वेक्टर हैं। तो भैया क्या इनके अलावा कोई वेक्टर नहीं है, इनके अलावा किसी में दिशा नहीं है, इनके अलावा कोई अच्छा बच्चा नहीं है? अच्छे बच्चे हैं। अब जो बच्चे अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी आदतों को बना लेते हैं अपनी आदत, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी हमें क्वांटिटीज ऐसी मिलेंगी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें ये सब आगे उसके लग जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे पास कोणीय व्यवस्था में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता तो वो भी हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वो भी हमारी वेक्टर होगी। मोमेंटम की बात करेंगे, ये लीनियर मोमेंटम हमारा कैसा होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारा कैसा होगा, वेक्टर होगा। इंपल्स की बात करेंगे तो वो वेक्टर होगी। फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगी। वेट की बात करेंगे तो वो वेक्टर होगा, उसके आगे किसी के आगे जुड़ जाएगा तो वेक्टर होगा। टॉर्क की बात करेंगे तो वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हैं, इनके आगे ये किसी के आगे जुड़ जाएंगे, किसी के संग में लग गए, उसकी आदतें उसने ले ली तो वो भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि ये जीरो प्लस और माइनस कैसे हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन से, ये पहले बता देते हैं, ये जो डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है हमारी डायरेक्शन से केवल, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी का भी प्लस होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड मिल रहा था तो ये हमेशा कैसा मिल रहा था हमको, पॉजिटिव। अगर कोई काम हुआ है, कुछ हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव कैसे हो रहा है, तो पहले समझ लीजिए, अगर आपको आपने मम्मी से कहा कि हाँ कि चलो हम जा रहे हैं दोस्त के घर पे, और उस डायरेक्शन में ही गए, उसी डायरेक्शन में गए, तो आपने जो काम करा वो पॉजिटिव करा, क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ गए, तो वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है जो डिफाइन है उसकी, तो उस डायरेक्शन में अगर वो अपना काम कर रहा है, जा रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव, यानी उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव, वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। सेम अगर डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है, उस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, फिर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो नेगेटिव होगा। जैसे बोला तो दोस्त के यहाँ था, चले गए मस्ती करने, सही है, घूमने चले गए, खेलने चले गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ना। और घर पे आके पिटाई भी होगी फिर अगर पता चल गया, तो वो जो पिटाई होगी तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव काम कर दिया है, अब पिटाई हो सकती है, ठीक। अब समझते हैं दूसरा, जीरो कैसे हो सकता है, यानी डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट तो नेगेटिव। अब जीरो का हो सकता है, जीरो तब हो गया जब घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आ गए, समझ में आ रहा है, सब काम कर करा के अपनी जगह पे वापस आ गए तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ काम करा है, कुछ भी क्वांटिटी हमारे पास है जिसने अपना काम करा है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, वापस अगर वो पहले इनिशियल स्टेज में आ जाती है, पूरा काम करने के बाद जहाँ से शुरू करा, वो कैसी हो जाएगी, जीरो। इतनी समझ में आ गई। फिर ये जो 9 हमने याद करी है, बता दी कि ये 9 हमारे पास कैसी हैं, वेक्टर हैं, ठीक। और ये इसके आगे जुड़ जाएंगी तो वेक्टर हैं। और जिनमें ये नहीं होंगी, या जो जिनसे ये बनी नहीं होंगी, या जो भी ऐसी होंगी जिनमें ये लगी नहीं होंगी, तो वो हमारे पास कौन सी होंगी, स्केलर। यहाँ कोई दिख रही है, देखो इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये 9 याद रखनी है, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों हजारों, कहाँ याद रखोगे, तो 9 याद रख लो। 9 वेक्टर, जिनके आगे ये जुड़ जाए वो वेक्टर, जिनके आगे ये ना हो, जिनमें ये लगी ना हो, वो स्केलर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बताते हैं भाई ये ट्रायंगल रूल क्या होता है। ट्रायंगल रूल की बात कर लेते हैं, मिटाता हूँ मैं। चलो भाई ट्रायंगल रूल देख लेते हैं क्या है। ट्रायंगल रूल ऐसा है कि हमारे पास मान लो 2 वेक्टर हैं। अब मैं पहले बता दूं, एक वेक्टर हमारे पास है तो उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर एरो से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर। इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। अब इस एरो में जो एरो का हेड होता है, ये क्या है, एरो का हेड, और ये क्या है उसकी टेल, ये तो बहुत लंबी है, ठीक है। तो एरो का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, किसको करेगा, डायरेक्शन को। और एरो का जो टेल है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। इतनी बात क्लियर हो गई है कि एरो की जो टेल की लंबाई है वो उसका मैग्नीट्यूड होगी, और एरो का जो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में एरो का हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे कर दिया तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, इधर कर दिया तो इधर हो गई, इधर कर दिया तो उधर चली गई, ठीक है, समझ में आ गया। और तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर को हम ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड को हम सिंपली या तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। उसको ऐसे बंद कर दिया, 2 दरवाजे लगा के वो बंद हो गया ऐसे खचा, ठीक है, बंद कर दिया। अब वो वेक्टर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, जाने नहीं देंगे, यहीं पे रुके रहो। 2 लगा दिए उसके आगे, इधर उधर नहीं जाने देंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, केवल पहले मैग्नीट्यूड बता के जाओ, ठीक है। तो ये वाला क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। अब समझ लेते कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक हमारे पास वेक्टर है इधर, ठीक, ये वाला वेक्टर हमारे पास हो गया ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए बी वेक्टर है इधर, समझ लेते हैं। अब इन वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, अच्छा समझ लेना पहले कि कर क्यों रहे हैं ऐसा सब कुछ। भैया अगर वो स्केलर है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, सीधा सीधा ला के जोड़ दो, है नहीं है। 2 किलो चावल लाए, दूसरे की दुकान से 5 किलो चावल लाए, मिला दिए, सबके कितने हो गए, 7 किलो चावल, समझ में आ रहा है इतना, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग अलग है, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, दोनों को जोड़ोगे तो तीसरी डायरेक्शन निकलेगी। जैसे आपको कोई एक इधर खींचे, हो सकता है हाथ उतना उखेड़ ले, मतलब आराम से खींचे, ऐसा नहीं पहलवान वाला ले आओ कि भाई हाँ एक तू इधर से खींच उधर से खींच, मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, तो आराम से कोई एक नई डायरेक्शन निकलेगी आपकी, आराम से खिंचवाना है, ठीक। तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को दूसरे के साथ जोड़ना है तो इसके हेड से दूसरे की टेल मिला देते हैं, ठीक है, एक के हेड से दूसरे की टेल, तो बी वेक्टर को इधर लगा देंगे। और फिर क्या करते हैं, फिर अब जो हमें रिजल्टेंट निकालना है, जो इनका एडिशन निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखा आपने पहले एक का एरो का हेड दूसरे एरो के टेल से जुड़ गया, उसके बाद हमें एक का देखो क्या मिल गई टेल और दूसरे का मिल गया एरो। अब जो तीसरा रिजल्टेंट होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा जैसे कि उसकी टेल टेल से जुड़ी होगी और हेड हेड से, तो यहाँ ताल से ताल मिल जाएगी, यानी टेल से टेल मिल जाएगी, और यहाँ क्या मिल जाएगा, एरो का हेड, ठीक है। तो ये मिल गया हेड, तो इनके सिर फोड़ दो इधर लाके, इनकी पूंछ बांध देना यहाँ से और यहाँ पे जाके उनके दोनों के सिर फोड़ देने, बस इतना सा काम करना है। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर रिजल्टेंट, और ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये होता है हमारा ट्रायंगल मेथड या ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि दो वेक्टर को जोड़ना है तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ाओ, फिर उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके टेल से टेल को जोड़कर और हेड से हेड को जोड़कर रिप्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें करना नहीं होता, न्यूमेरिकल आता नहीं, पहले समझ लेंगे एनडीए में, ये नहीं कि हाँ भैया यार न्यूमेरिकल भी करके दिखाओ, तो वो नहीं आता है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। तो ये हमने क्यों कहा कि ट्रायंगल रूल होना चाहिए। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मान लो एक तार में इधर करंट जा रहा है, सही, I1 इधर चला गया थोड़ा सा, I2 इधर चला गया, क्या चला गया, I3। अरे इसमें भी डायरेक्शन है, ये भी वेक्टर हो गया, नहीं ये वेक्टर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल रूल से नहीं जुड़ता, ये ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता। ये सिंपली हम इसको जोड़ सकते हैं, भले ही चाहे इसकी डायरेक्शन तो आपको लग रही है वायर की वजह से, पर यहाँ पर हम सिंपली जोड़ सकते हैं इसको। सिंपली हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये इसमें डायरेक्शन तो मिलेगी तुम्हें, पर इसमें क्या नहीं मिलेगा, ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अच्छा सदिश अदिश, मैंने बताया ना हिंदी में याद रखना, सदिश अदिश, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो हालांकि याद रख लोगे, स्केलर और वेक्टर। इसके अलावा एक और होती है, अरे एक और आ गई, पढ़ी कभी आपने, चलिए उसकी बात करते हैं तीसरी की, चलिए वो बड़ी सिंपल सी है। चलिए अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, टेंशन की बात कर लेते हैं, टेंशन नहीं टेंसर, किसकी, टेंसर। ये नई आई है अब, ये भी मार्केट में, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी, वैसे मुझे लगता है पढ़ रखी होगी कई बच्चों ने। तो ये टेंसर कौन है, ठीक है, जैसे हमने स्केलर पढ़ी वेक्टर पढ़ी, अब स्केलर कौन है, जो केवल मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन होगी, ठीक है, और वेक्टर कौन है, जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से डिफाइन होगी। अब ये टेंसर बड़ी बदतमीज किस्म की है, ये ना अच्छी है ना गंदी है, ये और भी बड़ी ढीठ है। ढीठ कौन होता है, ढीठ वो है जो ना स्केल ना जो डायरेक्शन से डिफाइन होगा, ना जो मैग्नीट्यूड से डिफाइन होगा, यानी इसको कंप्लीटली तुम दोनों से मिला के भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो बेचारा स्केलर था उसको सिंपली आप कैसे डिफाइन कर ले रहे थे, स्केलर से, और वेक्टर को कर लेते, सॉरी स्केलर को डिफाइन कर ले रहे थे मैग्नीट्यूड से, और वेक्टर को कर रहे थे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। और ये इतना बड़ा ढीठ है कि ना इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों से ही डिफाइन नहीं होता है, कहता ना माला अजीब तरह का इंसान हूँ, ठीक है। तो ये कर देंगे, इतनी सी बात है कि यानी ऐसी क्वांटिटीज जो ना मैग्नीट्यूड से डिफाइन होती है, यानी मैग्नीट्यूड से भी डिफाइन नहीं होती है और ना ही डायरेक्शन से डिफाइन होती हैं। सिंपल सा है, एक दो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इनर्शियल टॉर्क, इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम बात करें और बात करें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, इनर्शियल टॉर्क हो, ये कैसी हैं, एक टेंसर क्वांटिटीज हैं जो ना मैग्नीट्यूड से डिफाइन होंगी और ना ही हमारी उसकी डायरेक्शन से डिफाइन होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम वेक्टर के अलग अलग टाइप की। तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे टोटल 11 तरह के वेक्टर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो पहला हमारा है उसमें सिंपली हमारे पास इक्वल वेक्टर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इक्वल वेक्टर पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, 11th करके आए हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं ना, ये नाम ही ऐसे हैं कि समझ में आ जाएगा, हाँ इक्वल वेक्टर, इक्वल कौन होगा एक दूसरे के, जिसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम, यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे लिए वेक्टर दे रखी हो जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हम कहेंगे सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
अच्छा, मैं पूरा डेफिनेशन क्या लिखना, आप समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर जा रहा है, एक ये वेक्टर जा रहा है, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है। तो हमने बताया था क्या, अगर वेक्टर है तो वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, उसकी जो टेल होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है, उसका जो एरो होता है उसकी डायरेक्शन बताता है। तो पहले देखेंगे दोनों का जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में, राइट हैंड की डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें उनके, अगर हम मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड अगर इनका तुम टेल की लंबाई देखोगे, टेल की लेंथ देखोगे तो वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं हमारे पास, सेम, यानी इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब जब ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू लिख दिए तो इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ डायरेक्शन जो कोई भी वेक्टर है क्या है, वो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, तो वो से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप मैग्नीट्यूड को अलग से दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे वाला चलते हैं हम। सेकंड हमारे पास कौन है, सेकंड हमारे पास है नेगेटिव, या अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर वो होते हैं अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड, तो भाई चेंज कहाँ आया, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन उनकी बिल्कुल अपोजिट होगी। और बिल्कुल जब अपोजिट होती है, ये वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, तो इनके बीच में ध्यान से देखो, अगर दो चीज़ें हमारे पास एक लाइन में होती हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में होती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ध्यान से देख लो इधर। और फिर इसके बाद क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो वो अपोजिट हो गए। अब जब कोई अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, हाँ, डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे लिए क्या क्या मिली हमारे लिए कि जो सेम इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन। तो इस तरह के जो वेक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर। यहाँ एक बात और कर सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये मल्टीपल चॉइस में पूछने वाला क्वेश्चन है कि ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है। अगले की बात करते हैं, हमारे पास वो हो जाते हैं अनइक्वल वेक्टर। अब अनइक्वल वेक्टर क्या है, अब ऐसे वेक्टर ना इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और ना ही इनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, वो किधर भी हो सकते हैं। तो मान लो ऐसे कोई एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर चला गया इधर, एक इधर चला गया, कोई पता नहीं, ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, सी वेक्टर। यानी ना इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही इनकी डायरेक्शन सेम है। तो इतना ये हमारा अनइक्वल वेक्टर हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें इसकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, उसकी डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसको मैं बताता हूँ आपको। जो अगला वेक्टर है आपका वो है जीरो वेक्टर। क्या है हमारे पास, जीरो वेक्टर। तो फोर्थ हमारे पास है जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर क्या है, अब जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, अगर इस ए वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा हो गया, एक जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सिंपल सा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, वो जीरो वेक्टर। चलिए तो अगले वाले की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब जब 11th और 12th पढ़ के आ चुके हैं या 12th में पढ़ भी रहे हैं तो यूनिट वेक्टर तो बहुत ही यूज हुआ होगा। यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, यानी यूनिट होगा। तो यहाँ पर ए मॉड, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो ए मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यूनिट वेक्टर का पहली बात समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक, और डायरेक्शन तो वो रिप्रेजेंट करता ही करता है। जब वेक्टर है तो भाई डायरेक्शन तो होगी ही, तो डायरेक्शन होती है पर मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसको आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो कैप पहना देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सर्दी लगती है, मतलब इसको गर्मी में भी सर्दी लगती है तो इसको कैप पहना देते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, यानी जो भी हमारे पास वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगाकर। ठीक,
तो ये हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर का अगर हम ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ए कैप। अब ये ए कैप रिप्रेजेंट कैसे होगा, अब हमें किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड को ही 1 करना है, डायरेक्शन को छोड़ देना है। तो मैग्नीट्यूड को 1 कैसे करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पर, इस वेक्टर में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब भैया इसके मैग्नीट्यूड को करना है 1, तो क्या करें, इसको मैग्नीट्यूड से कर देते हैं भाग। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा उसको ये वाला मैग्नीट्यूड डिवाइड करके 1 कर देगा, बची रह जाएगी केवल डायरेक्शन। तो रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट वेक्टर को इस तरह से, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगला वाला में लिखते हैं, देखो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए वैसे एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आप एक साथ भी बताऊंगा मैं, इसमें एक चीज़ और आ जाती है फिर। अब हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक एक्स है, बाई होता है, और एक तीसरा एक्सेस होता है जो 3D प्लेन में होता है, लेकिन रिप्रेजेंट इधर कर देती हैं। तो उसको हमारे पास 3 एक्सेस हो गए, एक्स, बाई और जेड, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं, यूनिट वेक्टर पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो रही है, यूनिट वेक्टर बट ऑर्थोगोनल। तो यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ये कौन हो गए, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वो हो गया जो वेक्टर एक्स अक्ष या बाई अक्ष या जेड अक्ष, यानी इन तीनों एक्सेस की डायरेक्शन में होते हैं, इन तीनों में से किसी एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा वेक्टर जो इनमें से किसी की डायरेक्शन में होता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है। ठीक है, अब ए वेक्टर हमारे पास क्या है, वो एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में है और ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप। ठीक है, तो यहाँ समझ लेंगे, तो जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको के कैप से। अब समझ लेना यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो के कैप लग चुकी है, और कैप लगने का मतलब क्या हो गया कि भैया केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, मतलब सॉरी, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड केवल एक है, उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्या है, डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जब इसने कि यहाँ पर हमने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस वेक्टर की, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और इसका तो एक ही मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए इसको किसी के साथ आ जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बट उसकी डायरेक्शन को ये डिफाइन कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में हो, बाई की, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जे कैप। सेम हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये हमारे पास वेक्टर है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं ए के कैप। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई तो स्लो करते हैं, हमारे पास अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो कि एक 3D प्लेन में है, 3D प्लेन में होने का मतलब ये हो गया 3D या 2D में, ठीक है, ये तो हो गया तो 1D, एक एक्सिस पे जा रहा है केवल। अब 2D में होगा तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3D में कैसे होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ समझ लेते हैं। अगर वो 2D प्लेन में है, इसका मतलब वो कोई भी 2 एक्सिस पर एक साथ होगा या 2 एक्सिस को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ पर मान लो हमारा एक वेक्टर है और वो 2 पर एक साथ है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई के कैप या जे कैप, आप जो भी करना चाहते हो, जे कैप। सेम और बन जाएंगे तो इसको कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास किसी और में ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप, ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हो सकता है ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन कि अगर अलग अलग वो प्लेन में है। तो ये कब प्लेन में है, जब वो एक्स वाई प्लेन में है, ये कब है जब वो एक्स जेड प्लेन में, और ये कब है जब वो वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर वो 3D में है, 3D में इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में एक साथ है, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। फिर वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन जब वो होगा हमारे पास 3D स्पेस में। चलिए तो आगे बात करते हैं, हमारा 7th टाइप जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर नाम से ही समझ में आ गया, यानी कि इनका जो प्लेन क्या होगा, एक होगा।
किसी भी एक प्लेन में जितने भी वेक्टर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर को आप लिख सकते हो कि प्रेजेंट इन वन प्लेन। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेन है, हमारा बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, तो जितने भी वेक्टर इसमें होंगे, चाहे वो डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, पर ये सबके सब वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो ये कौन हो गए हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर। आगे चलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक लाइन को फॉलो करते हैं वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि कोलिनियर वेक्टर में ये मैटर नहीं करता है कि उसके बीच में चाहे वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मतलब ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये भी कैसे हो गए, कोलिनियर। एक इधर जा रहा है तो ये भी कैसे हो गए, कोलिनियर। तो ये आपस में तीनों कैसे हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर होने पर होता क्या है कि उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन उनकी 180 डिग्री की यानी बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि कोलिनियर वेक्टर वो होंगे जो एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब एक लाइन को फॉलो करते हुए वो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो सकता है, यहाँ हो सकता है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल जो कोलिनियर वेक्टर के बीच में हो सकते हैं। पॉसिबल यहाँ पे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि हाँ इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो कोलिनियर वेक्टर के बीच में हो सकता है। तो अगर ये वाला कोई जोड़ा मिलता है, इनमें से कोई मिलता है, तो वो कोलिनियर वेक्टर के बीच में होगा। को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर वो हो गए जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो, एक पॉइंट से शुरू होने वाले। तो एक पॉइंट मान लो ये हो गया, अब इससे जितने भी वेक्टर शुरू होंगे वो क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। वो क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। अब ये ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। अरे सब वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से जितने वेक्टर शुरू हो रहे हैं वो क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जितने वेक्टर अगर एक बिंदु से शुरू होने वाले, एक पॉइंट से शुरू होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है हमारा फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर हो, फिक्स्ड हो, जिसका जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो शुरू हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, उसका फिक्स हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात। इसके बाद देखो इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, मान लो कोई एक पॉइंट दे रखा है। ठीक, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा हमारे पास वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा कि वो ओरिजिन से लेंगे हम। ठीक है, कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी डी वेक्टर लेंगे तो वो ये ओरिजिन से शुरू होगा। तो ऐसे वेक्टर जिसका जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो जाए, फिक्स, तो उसे बोलेंगे हम फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो फ्री वेक्टर। फ्री मतलब हाँ मुफ्त में मिलता है ये नहीं, फ्री वेक्टर मतलब जो मैटर नहीं करता कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा। और उसके बाद कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर वो हो गए जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप वेलोसिटी आपकी एक लाइन के ऊपर या एक किसी भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट से आपकी वेलोसिटी को नापा जा सकता है, माप सकते हैं हम। वहाँ पर उसकी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आप उस लाइन में किसी भी बिंदु से, किसी भी पॉइंट से उसकी वेलोसिटी को नाप सकते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर कहते हैं उसको। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे सब वेक्टर हो गए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और वहाँ बात करेंगे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ पर हम ग्राफ भी पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक में। तो देखिए, जब तक आपको ये वीडियो देख लेनी है, इससे पहले अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो वीडियो देख लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।